विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद विवेक वेंकटस्वामी ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा दामन। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर किया वार। कहा, चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। एक्सप्रेसवे पर स्लो स्पीड चलाने वाले वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को दिया आदेश, प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का आदेश। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकता सबके साथ। मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर भी फैसला मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक। सीएम शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र आरक्षण के समर्थन में राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रस्ताव किया गया पास। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेरठा सिटी के सिविल लाइन स्थित रायगढ़ समाज भवन में 72 खेड़ों की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों समेत समाज के लोग मौजूद रहे। जहां सभी ने एक स्वर में जिन जिन पार्टियों ने समाज के लोगों का टिकट काटा है, वहां उस पार्टी का सामूहिक विरोध कर दूसरे को समर्थन की बात कही है। साथ ही तय किया कि मेरठा विधानसभा में समाज का एक उम्मीदवार खड़ा करके उसका समर्थन दिया जाएगा। नागौर जिले भर के 10 विधानसभा सीटों में रेगड़ समाज के लगभग 1,70,000 वोट है। लाल बालोटिया, रेगड़ समाज अध्यक्ष मेरठा, ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने रेगड़ समाज की मेरठा, पट्टी और नागौर जिले के लोगों की मीटिंग जो बुलाई है, उस मीटिंग में काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं। और जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ जिन्होंने रेगड़ समाज को कोई तवज्जो नहीं दी है, रेगड़ समाज को टिकट नहीं दिया है, तो रेगड़ समाज ने एक साथ हुंकार भरते हुए ये ताल ठोकी है कि हम भी हमारा प्रतिनिधि चुनाव में उतारेंगे और उनको समर्थन देंगे। पूरा समाज एकजुट होकर के। राज्य स्तर पर आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता में तनिषा वैष्णव श्रीपुर ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साइकिलिंग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि आशीष कुमार जैन ने अपने उद्बोधन में कहा था, जो भी खिलाड़ी राज्य स्तर पर पदक जीत कर आएगा उसको मेरी तरफ से 5,000 राशि का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आशीष जैन ने तनिषा वैष्णव को 1,000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया था। इस बार 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कार्यालय में श्रद्धा जैन ने तनिषा वैष्णव को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भूपेश्वरी खुरखुरिया सहायक अभियंता ने साफा और RRVUNL के सभी महिला कर्मचारियों ने शॉल पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। नारायणपुर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हजारों समर्थकों के साथ नारायणपुर बाईपास रोड तहसील के सामने से रैली के माध्यम से कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर ढोल नगाड़ों के साथ निकले। कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला। इस खास मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। डॉक्टर शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया और चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहने का आश्वासन दिया है। मैंने ये कहा कि सरकार में रहते हुए सरकारी कर्मचारी अगर चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इससे बड़ा कोई पाप अपराध नहीं होता। इसके अपराध के धाराओं के तहत इस विषय में कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। कोई भी कर्मचारी सरकार में है और अगर वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है, मत को प्रभावित करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण, महिला और दलित उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि जो लोग हम पर आरोप लगाया करते थे कि ये लोग मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन सभी को मैं आगामी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की स्थापना के अवसर पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही अमित गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में यह मानकर चलती है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसका वोट बैंक है और उसे सुरक्षित करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने के लिए भी तैयार रहती है। यानी कुछ मुद्दों पर अमित गोयल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की
5 सूचियां आ चुकी हैं, बीजेपी के 124 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं। अब आज हम खड़े हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में, प्रमुख प्रवक्ता अमित गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बहस चल पड़ी है इन विधानसभा चुनावों में तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश को ये पता है कि जब मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ, और उस प्रधान सेवक ने कहा कि देश की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, और 9.5 साल में कोई पंजा पड़ने नहीं दिया। और साथ में भारत की जनता का जो आत्मविश्वास जगमगाया हुआ था कि हमारे देश का क्या होगा, देश किस ओर जा रहा है। चारों ओर आप देखिए, देश में जहाँ देखो बम धमाके होते थे, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, भ्रष्टाचार के रोज़ अखबार भ्रष्टाचार से रंगे रहते थे। मोदी जी के आने के बाद में उन सब चीज़ों पर विराम लगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय पर जो नीति थी वो नीति वोट बैंक की आधार पर नीति तय होती थी, और मोदी जी की नीति रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना, कोई भेदभाव नहीं। इस भारत भूमि पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति एक समान नज़रों से देखा जाएगा, सबको समान सुविधाएं मिलेंगी और सबको समान सम्मान मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के राज में वोट बैंक की राजनीति के आधार पर सम्मान तय होता था, और विशेषकर आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं कि देखिए 500 सालों का हमारा संघर्ष रहा, भारत की आस्था राम जी पर कैसी है, भारत की क्या पूरे विश्व की आस्था है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे, तो और किस तरह से भगवान श्री राम के अस्तित्व को काल्पनिक बता दिया गया। आप सबने देखा किस तरह से जब एक बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ तो कांग्रेस सरकार थी, हमारी 4 राज्यों में सरकारों को बर्खास्त किया गया। किस तरह से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रयास किया कि किसी भी तरह से सुनवाई लटकी रहे, राम मंदिर पर निर्णय नहीं आए। असंख्य सनातन धर्म मान्य लोगों ने अपना बलिदान दिया इस राम मंदिर निर्माण के लिए, और हमारी एक संकल्प था, ये मानिए, कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, और प्रभु श्री राम ने कृपा की, और ये राम मंदिर निर्माण का जो भागीरथ प्रयास भाजपा के लोगों के द्वारा शुरू किया गया, और वो मोदी जी के कार्यकाल में अब संपन्न होने जा रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो जो लोग हम पर तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तो 22 जनवरी की डेट उनके लिए, वो आ सकते हैं वहाँ पे और भव्य राम मंदिर में राम जी का आशीर्वाद लेवें तो अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल ये भी, अगर ये तो आपने राष्ट्र की बात करी, राष्ट्र निर्माण की बात करी, तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की बात करी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के ऊपर। कई प्रकार के आरोप लगे, ईडी की एंट्री राजस्थान में हो चुकी है, उसको विपक्ष द्वारा उसको घेरा जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है, ईडी को केंद्र सरकार का तोता बताया जा रहा है। लेकिन आज एक कह सकते हैं घटनाक्रम घटित हुआ है राजस्थान में, सचिवालय के अंदर उन्हीं ओएसडी लोकेश शर्मा के कमरे में आग लग गई, और ताज्जुब की बात यह कि किसी ने भी फायर ब्रिगेड को सूचित नहीं किया। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस सरकार के राज में सचिवालय जो हैं ये अपराधों का अड्डा बन चुके हैं। कभी पीसीसी कार्यालय में तो आग लगी और कुछ जल गया ऐसा सुनाई नहीं दिया हमको, लेकिन कांग्रेस की सरकार अब जाने वाली है, उनको पता है कि कांग्रेस सरकार जा रही है, तो काले कारनामे को जला दिया गया है। लेकिन राजस्थान की जनता से जो उनकी छवि बैठ गई है, जो उनको जानकारी है कि पूरी सरकार 5 साल तक भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबी रही, उसको कैसे निकालेंगे। दूसरा, आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो राजस्थान की जनता इस बात के लिए अपना विचार तय करके बैठी है कि 25 नवंबर को कांग्रेस सरकार की राजस्थान से विदाई करनी है। और आप ये देखिए, यही कांग्रेस सरकार में सरकारी कार्यालयों की स्थिति है कि अभी कुछ दिन पहले एक कार्यालय में कई किलो सोना और करोड़ों रुपए नकद मिले, सरकारी कार्यालय के में बंद अलमारी से निकला। तो पूरी तरह से एक्सपोज सरकार है। कांग्रेस के मंत्रियों ने बाकायदा बयान दिया है, विधायकों ने बयान दिया है कि हमारी सरकार के मिनिस्टर्स ने 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और लगातार कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते रहे इस विषय को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान भी सिक्कों की खनक से बंद थे। और दूसरा, उन्होंने पहले ही वैसे घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री जी ने कि भाई मैं अपने विधायकों का एहसान उतारूंगा जिन्होंने सरकार बचाई है। तो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता का तो कोई एहसान उतारा नहीं है, लेकिन विधायकों का एहसान उतारे हैं, और उन्हीं विधायकों का एहसान का असर है कि आप देखिए अभी तक कांग्रेस की सूची में कितनी लड़ाई चल रही है, सरफुटअव्वल चल रही है।
तो कुल मिला के राजस्थान की जनता को 5 साल पीछे कर दिया है, राजस्थान को गहरे अंधकार के गड्ढे में डाल दिया है। और अब 25 नवंबर के बाद 3 दिसंबर का इंतज़ार रहेगा। निश्चित रूप से राजस्थान को इन सारी मुसीबतों से दूर निकालेंगे और एक विकसित राजस्थान का जो हमारा सपना है, विकसित भारत के सपने में जो विकसित राजस्थान की भूमिका है, उस पर हम काम करेंगे। सर वैसे तो सचिवालय के जिस कमरे में आग लगी है वो सोशल मीडिया का कमरा कहलाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर जले हैं, कुछ दस्तावेज भी जले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि लाल डायरी में जो बंद किस्से थे उन कुछ किस्से कहानियों में भी आग लगी है? देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर आदमी के पास राजस्थान सरकार के कारनामों की लाल डायरी है। हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। एक तो होती है काम की सरकार और एक होती है कारनामों की सरकार। राजस्थान की सरकार कारनामों की सरकार है और पिछले 5 साल से इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। अगर बात की जाए, राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप देखिए किन किन चीज़ों में नंबर 1 है। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, दलित अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। कुल मिला के आप देखिए कांग्रेस के शासनकाल में कितनी तेज़ी से राजस्थान नंबर 1 हुआ है किन किन चीज़ों में। आप ये देखिए, किसी राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने पिछले 5 साल में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा स्टेट पर बढ़ा दिया है। 2018 तक 3 लाख करोड़ था और 5 साल में 5.5 लाख करोड़ का हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जनता को नीचे तक को डिलीवर नहीं हुआ। आप इस बजट में जो आप उधार लेते हैं, इस उधार को लेकर आप भ्रष्टाचार करते हैं। आप 5-5 रुपये के मास्क 30-30 रुपये में खरीदते हैं। आप 35-35 हज़ार कंसनट्रेटर 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं। आप मोबाइल बांटने में भ्रष्टाचार करते हैं। आप साइकिल देने में भ्रष्टाचार करते हैं। आप अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट बांटते हैं उसमें आप भ्रष्टाचार करते हैं। जानवरों को खिलाने का सामान जनता को भर के दे देते हैं आप लोग। तो कुल मिला के आप ये देखिए, आप ये देखिए वो पाइपलाइन की घटना आई थी, जहाँ लोहे के पाइप डालने थे, प्लास्टिक के पाइप डाल दिए। एक रेन गेज होती है, उसे 6 गुना दर पे खरीदा गया। तो पूरी सरकार ने राजस्थान की जनता का हक लूटा है कांग्रेस सरकार ने। तो हर व्यक्ति के पास इनके कारनामों की लाल डायरी है और उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय बहुत नज़दीक है, निश्चित रूप से होगा। ये थे हमारे साथ अमित गोयल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का जो एक बारीक जो महीन धागा था वो कहीं ना कहीं इस वर्तमान कांग्रेस सरकार में टूट गया है और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की इस जनता को दिखाई। और साथ ही साथ बात करें आज जो सचिवालय में आग लगी, हालांकि वो सोशल मीडिया का कमरा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमित गोयल जी का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया के उस कमरे में भी कुछ ना कुछ ऐसे राज छुपे थे जो कि अब जलकर खाक हो गया। क्योंकि ताज्जुब इस बात पर होता है कि आग लगने के बावजूद उसकी सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं दी गई और अमित गोयल जी ने साफ कह दिया कि ये कार्य करने वालों की नहीं, कारनामों करने वालों की ये सरकार है और इन कारनामों की सज़ा आने वाले समय में अब जनता इस वर्तमान कांग्रेस सरकार को ज़रूर दिखाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। भाजपा से पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार वर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल में तुष्टीकरण की सीमा को कांग्रेस ने लांघ दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में हमेशा दलितों का उत्पीड़न ही हुआ है। प्रदेश में व्यापक बदहाल कानून व्यवस्था और उत्पीड़न का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और वंचित वर्ग को उठाना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा राम कुमार वर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की कल 5वीं सूची आई है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने दिनों से जो कांग्रेस बीजेपी में जो छुटपुट विरोध हो रहा था उसके मजे ले रही थी, आज वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है और प्रमुख नेता लालचंद कटारिया उन्होंने मना कर दिया। कई और लोगों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि विद्याधर नगर और झोटवाड़ा की बीजेपी की जो सीट है उस पर कांग्रेस अभी भी पसोपेश में है। उस पर वो अपना कोई उम्मीदवार वो घोषित नहीं कर पा रही है। सिविल लाइंस विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास जी इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं वो कौन सा चेहरा बीजेपी उतार देगी। वो डर उनके बातों में, उनके भाषणों में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी की जब सूची आई थी, पहली दूसरी 124 उम्मीदवार आए थे, जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती है, थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिला और उसके मज़े लिए कांग्रेस ने या अन्य दलों ने। लेकिन अब जब कांग्रेस की 5वीं सूची आ चुकी है, वहाँ पर इतना सिर फुटबॉल देखा जा रहा है। कई लोग अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, कई लोग पहले से आशंकित थे कि हमारा टिकट कटेगा, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस ने क्या है कि वादा तो ये करते हैं और कहते हैं, उसके अनुसार से नहीं चलते हैं। ये तो पूरा राजस्थान जान रहा है। लेकिन टिकटों की बात मैं करूँगी, इन्होंने कहा था कि 3 महीने हम टिकट पहले सितंबर में घोषित कर देंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम 50% महिलाओं को देंगे, युवाओं को देंगे और इस तरह से हम करेंगे। लेकिन जब इनकी सूची आ रही है
और सूची लेट आई है, चाहे 2-5 टुकड़े में इन्होंने किया, लेकिन जो सूची आई है इनके पास में उम्मीदवार नहीं। इन्होंने रिपीट किए हैं, अधिकांश को रिपीट किए हैं, और जनता के सामने जिन्होंने भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाओं के अंदर उनका हाथ रहा है, उस व्यवस्था से आए हैं। तो वो निश्चित है कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है, और झोटवाड़ा के अंदर, विद्यानगर के अंदर जिस तरह की स्थिति है, इसे इतनी नहीं, उनके सामने सब तरह की स्थिति है। इनके जो मंत्री रहे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इनके विधायक तैयार नहीं है। और तो और जब चाजू भी ये हुआ कि एक व्यक्ति एससी कमीशन का था जो डिमांड कर रहा था कि राजस्थान में इस तरह के अत्याचार, महिला अत्याचार हो रहे हैं, उस व्यक्ति का इन्होंने टिकट काटा है। तो ये जो व्यक्ति संवेदनशील है उनका टिकट काट रहे हैं, जो संवेदनहीन है, जिन्होंने इनकी व्यवस्था में, भ्रष्ट में, कुर्सी बचाने में रहे, उनको ये टिकट दे। तो मैं समझता हूँ कि इनके टिकटों के बंटवारे से भाजपा का तो पूरा का पूरा ये समझो कि सरकार आ रही है प्रचंड बहुमत से, लेकिन इनके पास में कैंडिडेट नहीं है, और इसी स्थिति में ये इस तरह की सूची निकाल रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी एक बयान आया था विधानसभा चुनावों की तारीख से पहले कि वो स्थिति राजस्थान विधानसभा में आ जाएगी कि एक गाड़ी में ही तमाम ये कांग्रेस के लोग निकलेंगे। क्या लगता है आपको कि उस स्थिति की ओर कांग्रेस अपने ही क्रियाकलापों की वजह से बढ़ रही है? नहीं, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इनके अंदर कह रहे थे कि हम एक हो गए हैं, लेकिन अब टिकटों के बंटवारे से देखा तो आज जैसे बता रहा है पेपर भी, मीडिया भी, कि सचिन पायलट के 7 लोगों को इन्होंने किया है। और आपस की जो इनकी फूट है, हमने देखा कि इनके राहुल जी और इनके अशोक जी के बीच के अंदर जिस तरह का हुआ, तो इनमें वर्चस्व की लड़ाई न केवल राजस्थान में रहेगी, लेकिन इनके जो हाईकमान जो मानते हैं तथाकथित, उनके भी ये नहीं है। तो उससे लगता है कि इनके हालात ख़राब है, फॉर्च्यूनर की सवारी मिलना भी इनको मुश्किल हो जाएगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। राजस्थान की जो स्थिति इन्होंने जो कर दी है। ये थे हमारे साथ राम कुमार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद में ऐसी स्थिति आने वाली है कांग्रेस के खुद के क्रियाकलापों की वजह से कि अब तो फॉर्च्यूनर भी इनके लिए बहुत बड़ी रहने वाली है। अब ऐसा लगता है कि एक 2 व्हीलर पे ही ये लोग राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद में विदा ले लेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश में यह मानकर चलती है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसका वोट बैंक है और उसे सुरक्षित करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने के लिए भी तैयार रहती है। कांग्रेस के गृह मंत्री ने जयपुर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी है, भारतीयों और भारतीयता को बदनाम करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत को कहा था कि भारत को लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदूवादी संगठनों से है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बताया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अलख जगाई है, देश में एकजुटता का संदेश दिया है। एक सवाल और ये भी बनता है यहाँ पर, जो हम इतने दिनों से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भले राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, एक युद्ध एक चल रहा है फिलिस्तीन और हमास के बीच में। एक तो वो युद्ध केंद्र में है इस सवाल के, दूसरा ये है इस सवाल में कि जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जातिगत जनगणना या ओबीसी आरक्षण की लगातार बात की जा रही है। तो इन दोनों को ही मिक्स करके अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या लगता है आपको कि जानबूझ के इन चुनावों में, जैसा कि आपने कहा, तुष्टीकरण या फिर जातियों को लाने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है? देखिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जातिगत जनगणना की जाती थी। अंग्रेज़ों का जातिगत जनगणना करने का जो कारण था वो समाज में फूट डालने का कारण था कि समाज के सभी लोगों को अलग अलग आधार पर बांटा जाए जिससे उनको राज करने में आसानी हो। 1951 में प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई अब आगे से जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालने के लिए चालू की थी। तो जब नेहरू जी ने 1951 में कहा कि फूट डालने के लिए ये जातिगत जनगणना हो रही थी, अब आप देखिए कि जब बाद में कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय पर चुनाव लड़ती थी तब भी एक नारा देती थी, वो कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हुआ उस नारे का? अब उल्टा हो गया नारा। अब नारा उल्टा हो गया कि ना इंदिरा जी की बात पे, ना मोहर लगेगी हाथ पे, और कांग्रेस का चुनाव तुष्टीकरण और जात पात पर।
तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, जो खुद ये कहने वाली पार्टी थी कि भाई ये जातिगत जनगणना देश को बांटने का काम करती है, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। तो मैं समझता हूँ अंग्रेजों के वंशज अभी भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। देश की तरक्की में भी उसका योगदान होना चाहिए, अपने जीवन स्तर को उठाने में भी उसका योगदान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसी व्यक्ति को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। अब देखिए 4 करोड़ मकान पूरे देश भर में बने जो गरीबों को दिए गए हैं। 18 लाख मकान तो राजस्थान में बने हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है। MSP भी आप देखिए 100% तक बढ़ोतरी हुई है कई फसलों में। तो कुल मिला के, और आप ये देखिए पहले 50% खराबी में मुआवजा मिलता था, 33% में मिलता है। सस्ती यूरिया मिलती है। और बीच में आप देखिए रूस यूक्रेन का वॉर हुआ, 2500 रुपये तक DAP का कट्टा हो गया, लेकिन सारा भार भारत की सरकार ने वहन किया, क्योंकि वो संकल्प है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन कांग्रेस का चश्मा जो है ना, वो भेदभाव, तुष्टीकरण, जातिवादी नहीं पे टिका हुआ है। और राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ कि सभी तरह की सीमाएं लांघ दी हैं सारे विषय को। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी जी की, और आप सब पत्रकार मित्र वहाँ बैठे होंगे। वहाँ पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया, आप में से बताइए कितने दलित हैं ये वो। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप भी 3 लोग बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जयराम रमेश, खुद राहुल गांधी जी और उनके राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल, उनमें से कौन दलित और कौन OBC? किस तरह की राजनीति करना चाहते हो भाई? देश में सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, हर पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, विकास के अवसर मिलने चाहिए। हर चीज़ को आप इस एंगल से देखकर क्या करना चाह रहे हो? आप वो अंग्रेजों की नीति देश में लागू करना चाह रहे हो अपने छोटे मोटे लाभ के लिए। बढ़ेंगे आगे। दीपावली का त्यौहार अब कुछ ही दिन में आने वाला है, लेकिन त्यौहार की खुशियां और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। टैरोट कार्ड रीडर जसवंत सोइन से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और जाना उनसे कि दीपावली के इस पावन त्यौहार क्या करें क्या ना करें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो सबसे पहली टिप है कि डी क्लटर योर होम। आप अपना घर की साफ़ सफाई करिए, कोई भी फालतू का कचरा है उसको साफ़ करिएगा, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिविटी में रुकावट आती है। दूसरा है, जब आप घर की डेकोरेशन करते हैं तो मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जिसको अपन गेंदे का फूल कहते हैं, और आम की पत्तियों का एक डेकोरेशन बाहर करिए। ये आपके घर में कंप्लीट हार्मोनी लाएगा और अच्छी वाइब्रेशंस देगा। तीसरा है, अगर आपकी इनकम खर्चे से ज़्यादा है, एक सेकेंड, इफ़ एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, अगर आपका खर्चा इनकम से ज़्यादा है तो आप एक कमल के फूल को लाल कपड़े में बांध के पूजा की थाली में रखिएगा और उसकी पूजा करिएगा। ये आपको फ़ायदेमंद करेगा। घर के बाहर जब भी आप रंगोली बनाएं तो उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। सॉल्ट वाटर मिलाने से अपन की नेगेटिविटी घर में नहीं एंटर होएगी और लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे आपके घर में। तो सबसे पहली टिप है कि डी क्लटर योर होम। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में हर एक पार्टी जो चुनावी मैदान में उतर रही है चाहती है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करवाए। इसी सिलसिले में नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने झोटवाड़ा विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता निर्मल सैनी से बातचीत की और जाना कि क्या कुछ चुनावी माहौल है और किस प्रकार से बीजेपी की रणनीति आगामी चुनाव में रहने वाली है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर एक पार्टी जो भी चुनाव में उतर रही है, भले ही वो राज्य की प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस हो या फिर तीसरे मोर्चे में उभर रही आम आदमी पार्टी हो, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, हर एक पार्टी ये चाह रही है या वो ये चाहती है कि हमारा उम्मीदवार इन विधानसभा चुनावों में जीते और आने वाली सरकार या तो हम बनाएं या सरकार में हम शामिल हों। हमारे साथ में झोटवाड़ा विधानसभा से आने वाले निर्मल सैनी जी मौजूद हैं। निर्मल जी, झोटवाड़ा से आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का कार्यालय का उद्घाटन भी आज हुआ है, लेकिन जब उन्हें टिकट दिया गया था, जब 2 प्रमुख नाम थे जो उनके विरोध में थे, एक तो राजपाल शेखावत जी और एक आशु सिंह सुरपुरा जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है विरोध के वो स्वर धीरे धीरे अब खत्म हो चले हैं और आज एक भारी भीड़ आज राजवर्धन जी के कार्यालय उद्घाटन पर देखी गई। क्या लगता है आपको झोटवाड़ा का समीकरण क्या कुछ बैठने वाला है, वो भी तब जब कांग्रेस की 5 सूची आने के बाद भी एक भी उम्मीदवार झोटवाड़ा से अभी तक नहीं उतारा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जैसे ही राज्यवर्धन सिंह जी को टिकट मिला,
पार्टी ने बहुत अच्छा सोच समझ के एक निर्णय लिया, एक उपयुक्त प्रत्याशी को झोटवाड़ा में उतारा है, जिसका सबसे बड़ा पैमाना हम ये मानते हैं कि कांग्रेस को सामने कोई लड़ने वाला प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जो प्रत्याशी अभी तक घोषित होना चाहिए था शायद कांग्रेस में, वो मैदान छोड़ के भाग रहा है। कल के अखबारों से सबको इस सूचना मिल चुकी है। रही और एक दो अन्य लोगों की बातें, जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो विरोध के स्वर थे जैसे पहले थे वो आज नहीं है, और आज है जो कल नहीं, समझा लिया जाएगा, बिठा लिया जाएगा, अपने लोगों को सीने से लगा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सब एक होकर, एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शायद राजस्थान का प्रमुख बड़े क्षेत्रों में से एक है। 4.5 लाख मतदाता के करीब वहाँ आते हैं, और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुका है। कांग्रेस को तो अभी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो जीत और हार का तो कोई दावा करने वाली बात मुझे नज़र आती नहीं। सर एक छोटी सी चीज़ और है, यहाँ पर देखा जाए जो पिछले 4.5-5 साल में हमने 2 महीने का होटल की वो राजनीति देखी है, और कहीं ना कहीं होटल की राजनीति के बाद भी हमने 2 कांग्रेस के मजबूत धड़ों के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में लड़ाई देखी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान विकास के पायदान से पिछड़ा। लेकिन 5 सूचियाँ कांग्रेस की आ चुकी हैं। उन 5 सूचियों में जो नाम है वो कहीं ना कहीं पायलट गुट के दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का ज़रूर नाम कटे होंगे, लेकिन प्रमुख तौर पर पायलट गुट के सभी नेताओं को टिकट मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि 3 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों ही बार जो राजस्थान की राजनीति में देखा गया वो अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हें मिली। क्या आपको लगता है कि शायद यही वजह है, इसीलिए उन्होंने वापस सचिन पायलट की ओर रुख किया, उनके समर्थकों की ओर रुख किया कि भैया ठीक है, मैं मेरी वजह से तो नहीं जिता सकता, लेकिन आपकी वजह से पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी दांव आप पर ही खेला जा रहा है। और इसी से एक सवाल और उठता है कि जब ऐसा ही था तो इस 5 साल की इस लड़ाई का मतलब क्या था? देखिए, कांग्रेस में अंतर्कलह 5 साल में सबको देखने के लिए मिला है। राजस्थान जब कोरोना की आग में जल रहा था तब भी ये लोग अपने जितने भी विधायक थे उनको लेके होटलों में आराम कर रहे थे। अशोक गहलोत जितना बड़ा जादूगर है, वो अपने आप को ये समझता है कि शायद सरकार मेरे पीछे चल रही, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ उसकी सरकार जब जब बनती है वो कहीं ना कहीं किसी बैसाखियों पे काम करता है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी सचिन पायलट के लोगों को टिकट देना नहीं बनता। अगर सचिन पायलट को आज भी वो टिकट नहीं देता तो शायद मुझे लगता नहीं कि सूची फाइनल कर पाता। तो अंतर्कलह आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। सरकार आने और ना आने वाली बात तो सब जनता जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा है राजस्थान में, मुझे लगता नहीं कि 50 सीटें भी कांग्रेस हासिल कर पाएगी राजस्थान में। तो होते हैं हमारे साथ निर्मल सैनी जी। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर झोटवाड़ा विधानसभा सीट की इन्होंने बात करी, इन्होंने ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में झोटवाड़ा विधानसभा सीट जो कि काफ़ी बड़ी मानी जाती है, वहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप लगाएगी। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस अभी तक उस सीट से अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज भी भरोसा नहीं है कि मैं अपने लेवल पर मैं पार्टी को जिता कर ला सकता हूँ। इसीलिए सचिन पायलट गुट के तमाम नेताओं को टिकट दिए गए हैं। और अगर ऐसा ही करना था तो इन 5 साल के इस लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से राजस्थान विकास के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हो गया। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रधान चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। इस दौरान जनसैलाब ने कर्नल राज्यवर्धन का माला साफा पहनाकर स्वागत किया और भाजपा के पक्ष में जोरदार नारे लगाए। कर्नल राज्यवर्धन ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। 25 नवंबर को प्रदेश की जनता को फिर से बुराई पर अच्छाई का पर्व मनाने का अवसर मिलेगा, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर भाजपा को विजयी बनाएं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 4 नवंबर को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने के दौरान भाजपा के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लगी है, तो अन्य दावेदार इंतजार की कतार में हैं। दिल्ली गए दावेदारों में खुशी बता चले किसी को खुशी मिली है तो काफी दावेदार नाराज भी हो रही हैं। विरोध के इसी क्रम में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवारी के नामांकन पत्र लेने के बाद हवा महल से शहर अध्यक्ष आर तिवारी का भारी विरोध भी होने लगा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता महेश जोशी के समर्थक कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। बताया चले महेश जोशी समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा।
लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी सूचियां निकालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई सूचियों में कई दावेदारों को खुशी मिल रही है तो कई दावेदारों को मायूसी भी मिल रही है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर काफ़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो कि महेश जोशी के समर्थकों के द्वारा दिया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है, क्या मांग लेके आए हैं। मैम, मांग ये है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, अभी तक 4 लिस्टें जारी हो चुकी हैं, उनका नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस के गद्दावर नेता और हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के लाडले माने जाते हैं। हमारे हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जो काम नहीं हुए थे वो सभी काम हमारे को डॉक्टर महेश जोशी द्वारा जनता को बिल्कुल खुश किया गया है और जनता की हर एक सुनवाई की गई है। हर एक फैसला जनता के हक में डॉक्टर महेश जोशी जी ने किया है। इस प्रकार से हम आज पीसीसी कार्यालय पर पीसीसी से हमारा हक मांगने आए हैं कि हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी को सिंबल दें और हम पूरी जो भी यहाँ हवा महल की जनता है वो उनका यही कहना है कि डॉक्टर महेश जोशी जी को हम भारी मतों से विजय बनाकर भेजकर विधानसभा में फिर परचम लहराएंगे। सर, कांग्रेस की 5 लिस्टें अभी तक आ चुकी है, लेकिन महेश जोशी जी का कहीं भी नाम देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इस लिस्ट में जो नाम नहीं आ रहा है महेश जोशी जी का, तो क्या नाराज़गी है सीएम गहलोत से, क्योंकि बेहद खास है? नहीं, नाराज़गी नहीं है। सीएम साहब के लाडले माने जाते हैं महेश जोशी जी, ऐसा कुछ ही नहीं है। हम तो सिर्फ आला कमान से नतमस्तक होकर निवेदन कर रहे हैं, अपना जो ना विरोध कर रहे हैं, हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं आला कमान तक कि हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी को टिकट दें। सर, अगर हवा महल से महेश जोशी जी को टिकट नहीं मिलता है, दूसरे किसी दावेदार को टिकट मिलता है, तो क्या आप दिल्ली में समर्थन करेंगे, क्या करेंगे कुछ खास? हालांकि ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि डॉक्टर महेश जोशी जी एक संवेदनशील नेता हैं और उन्होंने जनता के विकास कार्य में कोई भी कमी नहीं रखी है। ऐसा नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी हवा महल के कार्यकर्ता हैं वो सब हम इस्तीफ़ा देंगे और महेश जी भाई साहब के साथ ही रहेंगे। सर, अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिला, अभी सूची आनी बाकी है उसमें भी, तो क्या आप लोग महेश जोशी जी निर्दलीय नामांकन भरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पार्टी के नेता रहे हैं, पार्टी के लिए उन्होंने सदैव काम किया है और पार्टी के ही आदमी हैं। तो ये है हमारे साथ महेश जोशी के समर्थक, जो कि कह रहे हैं कि अगर महेश जोशी जी को टिकट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, हम कांग्रेस का पूर्ण रूप से साथ देंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम सब अपने पदों को छोड़ देंगे। हम पूर्ण तरीके से महेश जोशी जी के साथ हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। दिल्ली सचिवालय के बाहर सिविल डिफेंस के मार्शल कर्मचारी पिछले 25 दिन से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों को डीटीसी बस में मार्शल ड्यूटी पर लगाया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 6 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। डिफेंस के 121 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। खाली पेट कब तक ड्यूटी करें, इससे अच्छा यहीं बैठ जाएं। वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इन सिविल डिफेंस मार्शल के समर्थन में दिल्ली सचिवालय पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिलाया कांग्रेस उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जनपद अलीगढ़ में आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसएसपी ने यातायात माह के चलते बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली के जरिए जनता को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को लेकर भी आधुनिकीकरण करने का काम किया जाएगा। साथ ही कहा, स्कूली बच्चों से यातायात माह के दौरान ट्रैफिक नियमों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की गुजारिश की गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर माह ट्रैफिक माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग, जो आरटीओ हैं ये भी यहाँ उपस्थित थे और परिवहन विभाग भी जो है सब शामिल होकर के आज एक रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली, और साथ ही लोगों को आगे क्या क्या करना है इसके बारे में बताया गया, ब्रीफ दिया गया है। हर्ष की बात यह है कि इस वर्ष सभी लोग काफ़ी जोश और उत्साह में दिखे हैं और पिछले वर्ष की भांति जो एक्सीडेंट्स में कमी आई है इसको अगले साल और कम करने के लिए सबको बता दिया गया है। इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी, अवेयरनेस, इन सब के बारे में भी जो विभिन्न प्रोग्राम चलेंगे 1 महीने, इसके बारे में बताया गया है।
उधर जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के अमरोली रतनपुर गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। फायरिंग में मासूम बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालत नाजुक देखते हुए घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग के आरोप पर पाबंदी भी कर दिया था। बावजूद इसके जब विवाद समाप्त नहीं हो सका तो एक बार फिर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने नजर आए और भिड़ंत हुई। सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमारे भैया को खेत ने लिखाओ 3 से और उनने हमें गवाह बनाओ। भैया गवाओ 1.5 लाख रुपया। आज थाना अलीगंज अंतर्गत अमरोली रतनपुर नामक गांव में एक ही परिवार के 2 समूहों के बीच में जमीन की पैमाइश के बाद कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग की घटना हुई, जिसमें वह फायर जो है एक पड़ोस की बच्ची और उसकी मां को लगी। दोनों की हालत सामान्य है, खतरे से बाहर है। इलाज के लिए एटा हॉस्पिटल भिजवाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था ठीक है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कुछ समाज सेवियों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। दरअसल नगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के अंदर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क पर लाउड स्पीकर लगाकर समाज सेवियों द्वारा इस राष्ट्रगान को किया गया है। राष्ट्रगान करने वाले समाज सेवियों की माने तो आज का यह सामूहिक राष्ट्रगान उनके लिए था जिन 8-9 सैनिकों को कतर के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए मान्यवर, आज सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया है और इस मंच के माध्यम से एक मांग भारत सरकार से की गई है, जो इस समय हमारे 8-9 सैनिक अधिकारी जो कि कतर में मौजूद हैं इस समय और उनको फांसी की सज़ा वहाँ की सरकार ने सुनाई है। हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र के सभी उच्च अधिकारियों से ये मांग है कि इस जो हमारे वहाँ पर फौजी अधिकारी जितने भी उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, हर स्तर पर किसी भी कीमत पर उनको भारत लाने का प्रयास करें। अगर ये प्रयास बहुत जल्द नहीं होता तो हर हिंदुस्तानी मिलकर इसमें कठोर कदम। बिजनौर के चांदपुर में बहुजन समाज पार्टी के कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कैडर कैंप में बसपा के पूर्व मंत्री, मंडल कोऑर्डिनेटर, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पहुंचे। कैडर कैंप को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। आयोजित कैडर कैंप की अध्यक्षता सेक्टर अध्यक्ष महेश कुमार और साथ ही संचालन विधानसभा महासचिव अखिल अंसारी ने किया। पूर्व मंत्री धनीराम ने मायावती द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जानकारी दी और साथ ही 2024 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। आज तक का इतिहास रहा है कि केरल के अंदर, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की संख्या अगर है, 95% से अधिक लोग अगर शिक्षित हैं तो वो केरल के अंदर है। और सम्मानित साथियों, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि केरल के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, क्योंकि कि बैनर तले अगर किसी का फोटो होता है तो वो किसका होता है? हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का उस पर फोटो होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवंबर महीने को सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यातायात माह का आज से शुभारंभ हुआ। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यातायात माह जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आज से जिले में यातायात माह शुभारंभ हो रहा है। यातायात माह का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज यातायात माह का इस यातायात रैली को फ्लैग ऑफ करके और एक बच्चों के साथ प्रोग्राम करके इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इस रैली में मध्यम वाहन और दोपहिया वाहनों के साथ 100 वाहनों की ये बेड़ा हमारा पूरे शहर से गुजरेगा और हमारे सारे मैसेजेस जो हैं उनको प्रसारित करेगा। इस माह का उद्देश्य 2 तरफा है। पहला, हम ऐसा जन जागरूकता का सघन अभियान चलाएं जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के हिस्से हैं, उन तक हमारा ये अवेयरनेस का संदेश पहुंचाएं। और
कुशीनगर में कसिया गोपालगढ़ स्थित किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर भारी हंगामा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेश वर्मा ने एक बार फिर मरीज के परिजन पर हॉकी से हमला कर दिया। दरअसल परिजनों द्वारा दवा की पर्ची मांगने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर डॉक्टर कमलेश वर्मा भड़क गए और परिजनों पर हमला कर दिया। बताया चले किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमलेश वर्मा पहले भी विवादों में फंसते रही हैं और एक बार फिर से विवादों में घिर गए। चलो इसके साथ खबरों में फिलहाल मेरे साथ नहीं, लेकिन जाते जाते देखिए करवा चौथ पर खास रिपोर्ट। त्योहारों का बहुत महत्व है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है, जैसे होली, दशहरा, दीपावली। लेकिन सुहागिनों के लिए एक पर्व सबसे खास होता है और वो है करवा चौथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ हूँ चंदा यादव। आज पूरे देश में करवा चौथ के व्रत का उत्साह देखने को मिल रहा है। करवा चौथ के व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। एक दिन पहले ही महिलाओं ने बाजारों से व्रत का सामान खरीदा, रात को हाथों में अपने पति के नाम की मेहंदी लगाई। करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए बाजारों में खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास से शुरू होते ही चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और इसी को लेकर आज सभी महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। महिलाएं दिन भर बिना अन्न जल के रहेंगी और शाम होने के साथ ही सुहागिनों का इंतजार रहेगा करवा चौथ के चांद का। शाम को महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ सज धज कर छलनी से चांद को देखकर पूजा करती है और अपने पति के हाथों अन्न और जल ग्रहण करती है। इस बार का करवा चौथ ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत ही खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों की माने तो अब की बार करवा चौथ पर शिव का संयोग बना हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसे संयोग बने हैं जो सदियों में बनते हैं। सूर्य बुध के युति तुला राशि में होने से बुद्धादित्य नामक योग बना है, जो कि पूरे 100 साल बाद यह योग बना है। अब की बार शिव योग, आदित्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं, जिससे कि वैवाहिक संबंधों और लव लाइफ के लिए बहुत ही शुभ है। आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का त्योहार और क्या होती है करवा चौथ पूजा की विधि? करवा चौथ की थाली में कुमकुम, कलावा, गेहूं के बीज, दुर्वा घास, फूल माला, छलनी, देसी घी, श्रृंगार का सामान, भोग प्रसाद, कहानी की किताब की जरूरत होती है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। इस समय तक महिलाएं कुछ खाना नहीं खाती। जब शाम को चंद्रोदय होता है तो वे भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश की पूजा भी की जाती है। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देती है, जिससे उनका व्रत पूरा होता है। करवा चौथ की पूजा आमतौर किसी पुजारी या फिर घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से की जाती है। क्या आप जानते हैं जिस देवी माँ के नाम पर यह व्रत रखा जाता है वो प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज के दिन माँ के दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं।
चलिए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा, जहां चौथ माता भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। अगर करवा चौथ माता के मंदिर की बात करें तो देश में चौथ माता की कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर ही इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। कहा जाता है कि देवी चारू माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा जब शिकार पर निकले तो उन्हें चौथ माता की प्रतिमा मिली, जिसे लेकर वह बरवाड़ा वापस आ गए और पुरोहितों की सलाह से बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर मां कृष्ण चतुर्थी को प्रतिमा की स्थापना की गई। कहते हैं कि मंदिर में विवाहित जोड़ों पर विशेष कृपा होती है। यहाँ करवा चौथ के मौके पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। चौथ माता देवी गौरी का ही रूप है। माता गौरी की पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नवतेज टीवी की खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आप सभी को करवा चौथ के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।